बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा आप लोगों को मैंने कैपएम का टॉपिक पढ़ाया था। कैपएम के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिटर्न के किसके ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न डिपेंड करता है सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर, जिसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था, R इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। जो बीटा था बेटा वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क था। कैपएम मॉडल ये कहता था कि आपका जो रिटर्न है वो एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो एक फैक्टर कौन सा है? सिस्टमैटिक रिस्क है। जबकि मैंने आपको फिर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में बताया था, जो ये कहती है कि जो रिटर्न है वो किसी एक फैक्टर पे नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें उस कंट्री की इन्फ्लेशन भी आ जाएगी, उसमें उस कंट्री की जीडीपी, उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ईच एंड एवरीथिंग, यानी बहुत से फैक्टर्स हैं जो मिलकर रिटर्न को इफेक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क एक ही फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपका रिटर्न इफेक्ट होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। यानी आप ये कह लें कि अगर आप सिंगल फैक्टर कैपएम की बात करेंगे तो सिंगल फैक्टर कैपएम कहता है कि जो रिटर्न है वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर हम इसी को मल्टीपल फैक्टर कैपएम के ऊपर ले जाएं तो मल्टीपल फैक्टर ये कहता है कि जो रिटर्न है वो किसी एक फैक्टर पे नहीं बल्कि सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को आई थिंक बताया था। आप इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दो स्लाइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले जाऊंगा। चैप्टर नंबर 10 की तरफ हम जाएंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क क्या होता है और रिस्क को वोलेटिलिटी के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद जो हमारे, बल्कि सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद बेटा याद रखिएगा जो भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना था। ओके, व्हाट इज बैंकरप्टेसी कॉस्ट? बेटा बैंकरप्टेसी कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया और आप लोन वापस नहीं कर पाए तो आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसे हम बैंकरप्ट कहते हैं। तो बैंकरप्ट अगर हो जाते हैं तो आपको किस किस्म की जो कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड बैंकरप्टेसी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बैंक से लोन लिया था, अगर मैं लोन वापस नहीं कर पा रहा और मेरी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है तो मुझे कौन कौन सी जो है वो कॉस्ट है वो फेस करनी पड़ेगी। उसमें से 2-3 कॉस्ट आपके सामने बेटा लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस्ट सेल्स, आपकी कंपनी की सेल गिरना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली बेटा जब आप बैंकरप्ट हो रहे होते हैं, आपके पास चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही होती है, तो आपकी कंपनी की जो सेल्स है वो भी दिन ब दिन डिक्रीज करना शुरू कर देती है। और जब आपकी बेटा सेल्स डिक्रीज करना शुरू करती है तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी गुडविल है मार्केट के अंदर बनी हुई, वो भी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी जब बंदा बैंकरप्ट होना शुरू होता है तो फिर बहुत से मसाइल उसको फेस करने पड़ते हैं। सेकंड देखिए, एम्प्लॉइज लीव, यानी आपके जो मेन एम्प्लॉइज होते हैं वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। उनको पता है यार ये कंपनी डूब रही है, अगर हम लोगों ने यहीं पे स्टे रखा तो हमारी नौकरी तो जानी जानी है, तो वो वक्त से पहले ही नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो आपके मेन प्लेयर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी को रन कर रहे होते हैं, वो अपने अपने सर्वाइवल के लिए वो जो है वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर। तो ये भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली बेटा वो जो की एम्प्लॉइज होते हैं वो आपकी कंपनी जो है वो उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। दैट्स व्हाई उनकी वजह से भी फिर आपको बहुत से मसाइल फेस करना पड़ते हैं। लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, डेफिनेटली बेटा जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो फिर आपको लीगल कॉस्ट भी फेस करनी पड़ेगी। आपको नोटिस भी आएंगे अगर आप पे नहीं कर पा रहे, आपको वकील भी करने पड़ेंगे, आपको अदालतों का भी रुख करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको बियर करने पड़ेंगे। तो ये कुछ कॉस्ट जो मैंने आपके सामने बोली हैं, ये वो कॉस्ट हैं जो आपके बैंकरप्ट होने की वजह से आपको फेस करनी पड़ती है। एनी कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे? क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, एक स्लाइड हम और पढ़ेंगे ये वाली, इसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी बुक का जो मैंने आपको सेंड किया वो कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा स्लाइड्स के अंदर में से जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वही टॉपिक्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट, बेटा अगर आपने रिस्क को मैनेज करना है तो इसकी 2 अप्रोचेस हैं। ये अभी आप सिर्फ मैं आपको अप्रोचेस की यहाँ पे डेफिनेशन दूंगा। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के नाम से, वहां पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उस न्यूमेरिकल के अंदर ये दोनों अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा कि इस अप्रोच को रिस्क एग्रीगेशन अप्रोच कहते हैं और इस अप्रोच को रिस्क डीकंपोजिशन अप्रोच कहते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ यहाँ पे भी आप जो है उसको डेफिनेशन के तौर पर अंडरस्टैंड कर लें। इसकी प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है वो मैं आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा
होता क्या है, दो तरह से बेटा हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं रिस्क एग्रीगेशन और एक हम बोलते हैं रिस्क डीकंपोजिशन। रिस्क डीकंपोजिशन ये कहता है, पहले डीकंपोजिशन पर जाए, टैकल रिस्क वन बाय वन, एक एक रिस्क को टैकल करो। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आप लोगों को तकरीबन 4 रिस्क के बारे में बताया था शुरू के लेक्चर के अंदर, जिसमें एक आपका मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। बेटा माइक म्यूट कर लिया करें। ऑपरेशनल रिस्क होता है। अब ये सारे के सारे रिस्क हैं। अब इन रिस्क को टैकल करने के दो तरीके हैं, एक को हम बोलते हैं रिस्क एग्रीगेशन अप्रोच और एक को हम बोलते हैं रिस्क डीकंपोजिशन अप्रोच। रिस्क एग्रीगेशन अप्रोच ये कहती है कि जितने भी रिस्क हैं, चारों के चारों रिस्क, इनको कंबाइन मैनेज किया जाए, एग्रीगेशन एग्रीगेट किया जाए। यानी एट द सेम टाइम आप क्रेडिट रिस्क को भी मैनेज करो, ऑपरेशनल को भी मैनेज करो, लिक्विडिटी को भी मैनेज करो और साथ में जो आपका क्रेडिट रिस्क है उसको भी मैनेज करो। यानी चारों के चारों रिस्क को इकट्ठे मैनेज करो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने क्रेडिट रिस्क के लिए इतना पैसा रिजर्व करना है, फलाने रिस्क के लिए इतना पैसा रखना है, फलाने रिस्क के लिए इतना पैसा रखना है, लिक्विडिटी रिस्क के लिए मैंने इतना पैसा रखना है, तो इसका मतलब है कि आप रिस्क एग्रीगेशन की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। रिस्क डीकंपोजिशन ये कहता है टैकल रिस्क वन बाय वन, यानी एक रिस्क पहले निपट लो, जब उससे निपट लोगे तो फिर दूसरे रिस्क पे मूव करो, जब उससे निपट लोगे तो फिर तीसरे रिस्क पे मूव करो। यानी अगर आपको लगता है इस वक्त मार्केट के अंदर ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, तो सारा फोकस अपना ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर कर दो, बाकी सारे रिस्क इग्नोर कर दो, वो देखेंगे जब हमारे सर पे पड़ेगी। अब अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच बेहतर है रिस्क को टैकल करने के लिए, वन बाय वन हमें जाना चाहिए या हमें एग्रीगेट जाना चाहिए? एग्रीगेट सर। हमें बेटा एग्रीगेट ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वन बाय वन चलेंगे तो मे पॉसिबल आप ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर आपका क्रेडिट रिस्क बहुत इंक्रीज कर गया, उसकी वजह से बैकएंड के ऊपर आपका ऑपरेशनल रिस्क बहुत इंक्रीज कर गया, बैकएंड के ऊपर आपका लिक्विडिटी रिस्क बहुत इंक्रीज कर गया। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको जो एलिफेंट वाली स्टोरी सुनाई थी, जो हमने डायग्राम पढ़ी थी, उसमें मैंने यही बात की थी कि जितने भी रिस्क हैं उन सब रिस्क को साथ लेके चलना है। कोई भी रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी रिस्क कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचे कि यार मैंने सिर्फ अभी क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस करना है, बाकियों को मैंने इग्नोर कर देना है। आप अगर बाकियों को इग्नोर करेंगे, मे बी आप क्रेडिट रिस्क को तो टैकल कर लो, लेकिन जो बाकी रिस्क है वो 3 उस वक्त तक आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। So risk aggregation approach is more suitable than risk decomposition approach. ये मैं आप लोगों को प्रूव भी करूंगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको प्रूव करूंगा कि जब आप रिस्क एग्रीगेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए, रिस्क डीकंपोजिशन की तरफ हम जाएंगे तो हमें ये फायदे और हमें ये नुकसान हो सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को इसका आइडिया दिया, अभी सिर्फ आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि रिस्क एग्रीगेशन अप्रोच क्या होती है और रिस्क डीकंपोजिशन अप्रोच क्या होती है। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ये बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, मैं दोबारा वंस अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने रिस्क रिटर्न क्या होता है, रिस्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये एक मेन टॉपिक पढ़ा था। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था कैपएम क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर रिटर्न कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने वो डिस्कस किया। और इसके बाद लास्ट जो मैंने अभी आप लोगों को आज कुछ आइडियाज दिए कि बैंकरप्सी कॉस्ट क्या होती है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या होती है। एक बात क्लियर कर दें प्लीज सर, एक बात क्लियर कर दें सर, कैपएम के अंदर सर हमने वो रिटर्न कैसे फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा सर उसमें? कैपएम के अंदर बेटा लास्ट टाइम करवाया नहीं मैंने आप लोगों को। वाला सॉरी सर मैं पूछ रहा हूँ सिंगल सिक्योरिटी वाला फार्मूला लगेगा या डबल वाला उसके रिटर्न फाइंड करने के लिए? कैपएम का बेटा अपना फार्मूला है, उसमें सिंगल डबल तो है ही नहीं। नहीं सर, वो तो अल्फा फाइंड करने के लिए ना, अल्फा और आरपी फाइंड करने के लिए। लास्ट क्लास ली थी बेटा मेरी 1-14 न्यूमेरिकल जो है सर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपने कहा था कि जो रिटर्न फाइंड करना है। मैंने आपको बात की, मेरी बात समझ रहे, आपने लास्ट मेरी क्लास ली थी सर, लेकिन सर वो मेरे ख्याल से मैं दूसरा लेक्चर जो सर वो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, काम था मुझे, इसी वजह से बेटा मिस हो गया ना। आप ये देखें, ये फार्मूला बेटा कैपएम का आपके सामने जो लिखा हुआ फार्मूला,
This is the formula of CAPM, Capital Asset Pricing Model, RF plus RM minus RF into बीटा, ये फॉर्मूला बेटा CAPM का। जिस ये रिटर्न या ER जो लिखा हुआ है, ये रिटर्न फाइंड करने का ही फॉर्मूला है। जो ER लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है सर, समझ लगा। ये फॉर्मूला है रिटर्न कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग RF plus RM minus RF into बीटा, ये वाला फॉर्मूला बेटा। और ये अल्फा का, ये देखिए ठीक है सर। 1.14 की जो आप बात कर रहे हो उसमें ये देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट उसमें वैल्यूज पुट कर दें। उसमें उसने आपको रिटर्न भी दिया हुआ, उसमें उसने आपको आरएफ भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, आरएम भी दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला बेटा कैपएम के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो दोबारा सुन लें कौन कौन सी चीजें आपने फाइंड, मतलब जो जो मैंने इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को चीजें पढ़ाई है बेटा, उसमें नंबर 1 मैंने आपको बोला कि आप लोगों ने जो काम करना है वो सिंपल रिस्क रिटर्न वाली जो सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न वाली जो सिक्योरिटीज हमने की थी वो करना है। देन उसके बाद कैपएम वाला टॉपिक जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो आपको नजर आ रहा है स्लाइड के अंदर। और थर्ड जो मैंने भी आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी और इसकी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जैसे 2-3 टॉपिक के इस चैप्टर में आपने करना ये है कि चैप्टर 1 की जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज के एंड पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं थ्योरी के प्लस न्यूमेरिकल के, उनमें से आपने सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको क्लास के अंदर टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, उनके आंसर्स एंड पे गिवन है, बुक के एंड पे क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। और जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या थ्योरी की क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, वो आके आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, सर हमने ये किया, हमें इसकी समझ नहीं आई, तो आई विल एक्सप्लेन इट। जैसे मैंने आज आके आपसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले मुझसे पहले। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? Anyone with any confusion? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा मरियम। सर मैंने पूछना था कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें उन्होंने अल्फा भी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले आर को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद उसको अल्फा के इक्वल करेंगे? नहीं, आप सिर्फ आर को फाइंड आउट कर लेना, आपके पास रिटर्न आ जाएगा। अल्फा उसने कितना दिया हुआ है आपको? 4 दिया हुआ है ना जी, 4% है। एक मिनट है, मैं बेटा क्वेश्चन ओपन करता हूँ, एक मिनट है, मैं बुक में से क्वेश्चन सर उसमें सिंपल रिटर्न फाइंड करना, उसके बाद अल्फा फाइंड करना है। हाँ ऐसे करना है ना। एक आपने सिंपल रिटर्न फाइंड कर लिया जो आप लोग पोर्टफोलियो का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपना अल्फा फाइंड करें क्या निकलता है। जी सर। सब दोनों कैपम के फार्मूला ही लगेंगे, एक रिटर्न वाला सिंपल फार्मूला बेटा, अल्फा के लिए भी कैपम वाला ही फार्मूला यूज होगा। फर्क सिर्फ ये मैंने आपको बताया था कि उसमें से आपने, एक मिनट में जस्ट ओपन कर रहा हूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये देखें, द रिटर्न फ्रॉम अ मार्केट लास्ट ईयर वाज 10%, आरएम दिया हुआ है, रिस्क फ्री रिटर्न वाज 5%, आरएफ दिया हुआ है। फंड आपका जो हेज फंड मैनेजर है दैट इज बीटा 0.6 हैज एन अल्फा ऑफ 4%। व्हाट रिटर्न डिड यू हेज फ्रॉम द सिंपल बेटा, ये देखें आसान सा, मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। अब आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें। उसने बोला जी कि रिटर्न फाइंड करना है, अल्फा यहां पुट कर दें, आरएफ यहां पुट कर दें, बीटा यहां पुट कर दें, इक्वेशन को आगे पीछे करें, ये वाला आरपी निकाल लें। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी मैंने शेयर नहीं किया, मैं एक मिनट शेयर करता हूं बेटा। ओके सर। ये देखें बेटा, क्वेश्चन देखें, द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट लास्ट ईयर वाज 10%, लिखते जाएं, आरएम इज 10%, आरएफ इज 5%, अ फंड मैनेजर विद अ बीटा ऑफ 0.6, बीटा 0.6 हो गया, अल्फा 4%। व्हाट रिटर्न डिड द हेज फंड मैनेजर अर्न? बेटा सिंपल सी बात है, ये फार्मूला आपके पास अल्फा वाला, आप उसने अल्फा दे दिया, यहाँ अल्फा पुट कर दो 4%, आरएफ पुट कर दो 5%, बीटा पुट कर दो, आरएम पुट कर दो, आरएफ, ये वाला जो आरपी है ये मिसिंग है। इक्वेशन को आगे पीछे कर लो, इस आरपी को इधर ले आओ, इस अल्फा को इधर ले आओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये नीचे वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें डाटा पुट कर दो ना, सिंपल। ये आर फाइंड करना है, जो आरपी लिखा हुआ है ना ये फाइंड करना है आपने। आरपी अल्फा भी उसने दे दिया, आरएफ भी दे दिया, बीटा भी दे दिया, आरएफ भी दे दिया। इक्वेशन को आगे पीछे कर लेना, बस प्लस माइनस कर लेना, या ये सारी इक्वेशन को आगे इस तरफ ले जाओ। ठीक है सर, समझ आ गई? यस सर, थैंक यू। ओके, इसके
अलावा बेटा कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं? ओके जी, ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें जस्ट हमने बेसिक सी चीजें की, और ये वो चीजें थी जो हम लोगों ने पहले भी एफएम के अंदर जो थी वो डिस्कस की हुई थी। अब जो बेटा मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉपिक्स आगे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे और थोड़े से टेक्निकल भी होंगे, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरी क्लासेस में आप लोगों ने रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक है बेटा वोल्टेलिटी का। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। ये आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दिस इज द बेटा चैप्टर। ये टॉपिक है बेटा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोल्टेलिटी के नाम से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके मैं आज आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करवाऊंगा, और उसके बाद फिर छोटे छोटे से इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर आपके पास हो, रजिस्टर और पेंसिल आपके पास हो। मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। आपको पता है बेटा कि व्हाइट बोर्ड तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाना मेरे लिए भी ज्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अंडरस्टैंडिंग करवाऊं कि होता क्या है और न्यूमेरिकल आपने कैसे सॉल्व करने हैं। जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल समझ ना आए आपने फौरन मुझसे पूछना। जिस तरह भी आप लोगों ने पूछा कि वो अल्फा के साथ क्या करना है, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, अब आप कर लेंगे उसको। इसी तरह ड्यूरिंग क्वेश्चन अगर मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फौरन पूछिए, और जो मैं न्यूमेरिकल करने को दूंगा आप लोगों को कोशिश करें कि वो आप न्यूमेरिकल करके आए नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोग मुझसे आगे पूछे कि सर हमने ये किया था लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उसी वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज ये चीजें फिर इकट्ठी होती रहेंगी, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने पेपर तो ऑनलाइन देना है, कर लेंगे, ये हो जाएगा। मुझे पता है पेपर आप लोगों ने नकल करके ही करना है, आई नो दैट वेरी वेल बेटा, बट फिर भी कुछ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिएगा। मुझे पता है पेपर आप लोगों ने कैसे देने हैं, और सब लोग जानते हैं कि पेपर आप लोग कैसे देते हैं। मैं सबकी ही बात कर रहा हूँ। तो अब मेरी कोशिश है बेटा कि मैं आप लोगों को कुछ लर्न करवा दूं फाइनेंस का, ताकि आपके कुछ बेसिक काम आ जाए कि फाइनेंस होती क्या है। मेरी सिर्फ ये कोशिश है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो चीज आप सीख सकते हैं मुझसे सीख लें। स्टार्ट करते हैं वोल्टेलिटी से। वोल्टेलिटी बेटा क्या होती है? ओके, मैं आपको वोल्टेलिटी की डेफिनेशन देने से पहले, मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखूंगा। वो कॉन्सेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड करने हैं, देन आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेलिटी। सिंपल अल्फाज में ये समझ लें कि वोल्टेलिटी रिस्क को बोलते हैं। वोल्टेलिटी किसको बोलते हैं? रिस्क। हम कहते हैं ना ये डाटा बहुत वोल्टाइल है, ये चीज बहुत वोल्टाइल है। वोल्टाइल का मतलब क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन। ये चीज अनसर्टन, और जो भी चीज अनसर्टन या अनप्रेडिक्टेबल होती है वो रिस्की होती है। तो वोल्टेलिटी का दूसरा लफ्ज मतलब रिस्क है, ये बात ध्यान में रखिएगा। समझ लें कि इसमें भी हमने रिस्क ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब रिस्क और रिटर्न जो है हमने टॉपिक पढ़ा था, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज किया था वर्ड? रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा याद नहीं? अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पढ़ा था रिस्क के, मैंने आपको फार्मूलेस करवाए थे। r माइनस आर बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर रूट या r इंटू आर बार इंटू पी वाला। यानी रिटर्न बेटा क्या होता है? मीन वैल्यू। रिटर्न क्या होता है? मीन वैल्यू। और जो रिस्क होता है वो हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। चलिए मैं साथ साथ थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। बेटा दो चीजें होती हैं। अगर आप कहते हैं ना मैंने किसी चीज का रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली जो रिटर्न होता है ना वो आपकी मीन वैल्यू होती है। जिस तरह हमने सिग्मा आर ओवर एन किया था, जितनी वैल्यूज थी सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है, उसको बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न आपकी मीन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जिसे हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। और जो रिस्क होता है बेटा इसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा वोल्टेलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन सर मतलब सिग्मा जो है वो सिग्मा वही वाला बेटा, वो जो मैंने वो उल्टा जो 6 आप डालते हैं ना, 6 करके डालते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फार्मूला बेटा लिखवाया तो है मैंने सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो एनालिसिस में। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखवाया तो था मैंने, r माइनस आर बार इंटू पी अंडर रूट वाला। तो रिस्क को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। रिटर्न जो होता है वो आपकी मीन वैल्यू होती है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। अब इसी के ऊपर मैं आपको वोल्टेलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि वोल्टेलिटी क्या होती है। अच्छा,
अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 60 नंबर होते हैं एक सब्जेक्ट के। थोड़ा सा मैं इसको जरा और मजीद आपके लिए आसान कर देता हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1 में आपके 60 में से नंबर आए 45, सब्जेक्ट 2 में से आपके नंबर आए 48, सब्जेक्ट 3 में से आपके नंबर आए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी के 44, सब्जेक्ट 4 में से आपके नंबर आए फॉर एग्जांपल 39, सब्जेक्ट 5 जो था उसमें से फॉर एग्जांपल आपके नंबर आ गए 24। ये मैंने आपको 5 सब्जेक्ट के नंबर लिख दिए। फॉर एग्जांपल आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ जी इसकी मीन वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? इसका मीन कैसे निकालोगे? सर इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। सिंपल, आप इन 500 को ऐड करोगे और 5 पे डिवाइड कर दोगे। निकालो जरा मीन वैल्यू कितनी आती है, निकालो जरा। मैंने आपको वोल्टिलिटी का कॉन्सेप्ट देना है यहाँ पे। अभी प्लस करके देखो चारों वैल्यूज को, पांचों वैल्यूज को प्लस करो और डिवाइड कर दो। सर 40। चलें 40 आ गया जी एवरेज। 40.2 आंसर आ गया। ठीक है, अब जो भी आप लोग 500 को प्लस किया और 5 पे डिवाइड कर दिया। ओके, अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो वो जो मैंने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया था n - r बार का स्क्वायर इनटू n, वो आप निकाल लेंगे। चले मैं अभी निकाल नहीं रहा, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट देना वो मैं आपको ये बताने लगा हूं। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिएगा जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ किस चीज का बना हुआ है? ये ग्राफ बेसिकली आपकी मार्केट इंडेक्स का है, 100 इंडेक्स, नेस्डेक 100 इंडेक्स का डाटा है। ये स्टॉक की प्राइसेस हैं, ये स्टॉक की प्राइसेस का डाटा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जून 2011 है, ये 2012 है, ये 2013 है, ये 2014 है, ये 2015 है। ठीक है, और ये 2000 इससे पीछे डेफिनेटली 10, 9, 10, 11 होगा। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिक्योरिटी की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। ये देखें यहाँ पे आके जिस तरह ये दिल की धड़कन नहीं बन रही है। देखें यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी की जो प्राइसेस है ये ऊपर नीचे हो रही है, ये सिक्योरिटी की प्राइसेस को शो कर रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये हिस्सा जो यहाँ पे, ये जो मैं जिसको हाईलाइट सर्कल कर रहा हूँ, देखें ये दो लाइनें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गई हुई हैं। बट यहाँ से अगर आगे देखें 2013 से देखें तो ग्राफ ऊपर नीचे तो जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, माइनर सा चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं। ये देखें जो ये वाला, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई है। ये तकरीबन 2009-2010 की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो बेटा सिक्योरिटी की प्राइसेस में जो चेंज आती है ना, दिस चेंज इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। इसको बोलते हैं रिस्क। यकदम प्राइस का बढ़ जाना, यकदम प्राइस का गिर जाना, वोलेटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। रिस्क आपको फायदा भी दे सकता है, रिस्क आपको नुकसान भी दे सकता है। यहाँ पे ये जो चीजें आपको नजर आ रही है, बहुत ज्यादा जो प्राइसेस ऊपर नीचे हुई है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी, अगर आपको याद हो, यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। मैंने आप लोगों को बताया था 2007-8 के अंदर क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी की प्राइसेस, यहाँ पे देखिए कितनी ऊंची प्राइस है और यकदम प्राइसेस गिरते 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 गिरते, ये देखें गिरती जा रही है, प्राइसेस गिरती जा रही है। और यहाँ पे आके थोड़ी सी बड़ी, फिर गिर गई, फिर गिर गई, फिर गिरी, और यहाँ पे आके यहाँ पे देखें यकदम प्राइसेस ने बूम करना शुरू कर दिया और फिर यकदम नीचे आई। तो जितना बेटा सिक्योरिटी की प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस होंगी, उतना ही आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क की डेफिनेशन याद हो तो मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी? अनसर्टेनिटी इन रिटर्न, फ्लक्चुएशंस इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड रिस्क। मैंने आपको यही बताया था। वोलेटिलिटी बेटा यही होती है। वोलेटिलिटी बेसिकली हम कहते हैं कि जितनी आपकी वैल्यू मीन वैल्यू से अवे होगी, आपका रिस्क उतना ही ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम देखी होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम देखिए ना, वो जो हम बनाते थे स्टैट के अंदर भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया करते थे। तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होता था कि आपके पास एक मीन वैल्यू होती थी और एक आपके पास जो उसकी टेल एंड्स होते थे, वो बेटा आपके पास क्या होते थे? वो आपके पास रिस्क्स होते थे। एक सेकंड में जरा आपके सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक डायग्राम ओपन करता हूँ, फिर वहां से मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ वोलेटिलिटी की। मैं आपके सामने चेक करता हूँ इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर दी हुई है, अदरवाइज मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके, दिस इज, अब जरा चेक कीजिएगा बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नजर आ रही है बेटा आपको डायग्राम? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक डायग्राम है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये देखें बेटा, ये जो आपके सामने टेल नजर आ रही है, दिस टेल, ये इस टेल की अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊं, दिस इज योर मीन वैल्यू। ये आपकी मीन वैल्यू होती है और ये टेल जितनी आगे फ्लैटर होती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी, उतनी ही ये टेल आगे की तरफ फैलती जाएगी और वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा।
ये जितनी बेटा टेल नीचे की तरफ आती जाएगी और उसकी जो एंड्स हैं वो फैलते जाएंगे, उतना रिस्क आपका ज्यादा होता जाएगा। टेल क्यों फैलेगी ज्यादा? बेटा जितनी वैल्यूज मीन वैल्यू से अवे होंगी उतना रिस्क आपका ज्यादा होगा। अब अगर आपके रिजल्ट्स देखें तो आपका जो रिजल्ट मीन वैल्यू आई थी वो 40 आया था, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था उसमें आपकी मीन वैल्यू 40 आई थी। 40 के करीब करीब जो वैल्यूज होंगी वो तो इस टेल के करीब करीब ही रहेंगी। बेटा ये टेल एंड जो एंड वाले आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो लाइनें नजर आ रही है, ये ब्लू वाली ये टेल्स होती है, इसको आगे की तरफ लेते जाएं, इसको आगे की तरफ लेते जाएं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है बेटा वो 0 होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1 होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1 होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डाटा लिया, चलिए मैंने पेप्सी कंपनी का डाटा उठाया और उसका मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब फॉर एग्जांपल किसी वक्त पेप्सी की जो शेयर की प्राइस थी वो 10 रुपए थी, कभी 12 होगी, फिर 11, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 20, इस तरह उसकी मुख्तलिफ प्राइसेस है। मैंने कुछ 100 प्राइसेस लेके ना उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। जितनी बेटा ये टेल ऊपर, जिस तरह देखिए ये रेड टेल ऊपर की तरफ जा रही है, जितनी ये टेल ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब है रिस्क उतना ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये जो टेल्स हैं ये मीन वैल्यू के करीब करीब है, यानी जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो मीन वैल्यू के करीब करीब है। और जितनी ये टेल नीचे की तरफ फैलती जाएगी इसका मतलब जो है वो डाटा मीन वैल्यू से दूर जाता जा रहा है। और जितना डाटा मीन वैल्यू से बेटा दूर जाता जाएगा इसका मतलब है कि आपको रिस्क उतना ही ज्यादा फेस करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट लिया 45, एक रिजल्ट लिया मैंने आपके पास 48, एक रिजल्ट लिया मैंने 43 और एक वैल्यू बेटा मैंने ले ली। देखिएगा जरा, ये जब मैं फोर्थ वैल्यू ले रहा हूँ जरा देखिएगा क्या होगा। फोर्थ वैल्यू मैंने ले ली फॉर एग्जांपल 10 नंबर। अब ये जो एक डाटा है जिसकी वैल्यू मैंने 10 ली है, ये आपकी पूरी की पूरी मीन वैल्यू का बेड़ा गर्क कर देगा। 45, 48, 43 प्लस 10 करके आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपकी मीन वैल्यू, आपकी जो मीन वैल्यू है बेटा वो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। करके देखिए जरा मीन वैल्यू निकाल। 36.5।
जी बेटा, क्या आया मीन वैल्यू इसका? 36.5 सर। 36। अब अगर आप सर, देखें, चलें 36 आ गया। अगर आप चेक करें तो सिर्फ इस एक वैल्यू जो 10 वाली वैल्यू है, इसने आपका मीन वैल्यू कितना खराब कर दिया। अगर यही वैल्यू यहाँ पे 40 के करीब करीब होती तो आपका मीन वैल्यू 40 आना था। चलें फॉर एग्जांपल ये 36 आ गया। अब अगर आप 36 के, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया मिड के पास, ये देखिए। अब इसका मतलब है अगर मैं इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो ये 45 भी तकरीबन 36 के करीब करीब ही है, ठीक है। ये 43 भी इसके करीब है, फॉर एग्जांपल ये देखें 43 भी इसके करीब है, 48, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको पीछे लिख दिया, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जो 10 है कहीं यहाँ पे कहीं जाके आएगा। अब ये जो 10 है ये देखिए 36 से बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो बेसिकली इस 10 एक वैल्यू की वजह से आपकी पूरी की पूरी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये ऐसा क्यों होता है? और ये ऐसा बेटा, ये देखिए जो मैंने अभी आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ शो किया था, उस ग्राफ में यही हो रहा है कि वैल्यूज नॉर्मल चल रही है, लेकिन बीच में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आपकी जो सारी की सारा डाटा है वो डिस्टर्ब हो गया। ये देखिए, ये इसको भी चेक करें। अब अगर आप इस डायग्राम को चेक करें तो ये शेयर की प्राइसेस का डाटा है आपके सामने। देखें यहाँ पे वैल्यूज नॉर्मली मूव कर रही हैं। देखिए जो मैं अभी आपके सामने सर्कल कर रहा हूँ, ये नॉर्मल वैल्यूज है, थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो ये डाटा तकरीबन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे मूव करते हैं, ये देखें 2009 पे जाएं, 2010 पे जाएं, 2011 पे जाएं, यहाँ पे देखिएगा ये 9 में यकदम सिक्योरिटीज ऊपर गई है देखें, और ये नीचे गिरी। और ये जो डाटा है, ये वाला इतना हिस्सा 2009, 8, 9, 10, 11 के दरमियान, ये जो डाटा है ये बेटा आपकी सारी की सारी जो मीन वैल्यूज है उनको खराब कर देगा, और आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डाटा नॉर्मल मूव कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब यकदम डाटा ऊपर की तरफ मूव कर दिया, यकदम डाटा नीचे की तरफ मूव कर दिया, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कि डाटा एबनॉर्मल होना शुरू हो गया है। और ये जो डाटा सेट है ये आपके सारे के सारे रिजल्ट्स को खराब करेगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये 2008 से लेकर 2011 तक का जो डाटा है, फॉर एग्जांपल किसी भी सिक्योरिटी का डाटा है, ये रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है ये नॉर्मली मूव कर रहा है, ये नॉर्मली मूव नहीं कर रहा। आपकी बेटा वीडियो एंड हो रही है, मुझे ज्वाइन करें दोबारा, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके सर।